स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे प्री बोर्ड परीक्षा हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर आपकी प्री बोर्ड परीक्षा 2022 और बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस मॉडल पेपर का यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 8 का, जो कि इस प्रकार से पूछा गया है, करुण अथवा हास्य रस का स्थायी भाव और परिभाषा बताइए। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न के उत्तर में करुण अथवा हास्य रस, आपको किसी एक रस की परिभाषा लिखनी है, उसका स्थायी भाव भी लिखना है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि प्रश्न पूछा जाता करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तब आप लिखते करुण रस की परिभाषा या हास्य रस की परिभाषा अथवा उसका उदाहरण। और यह प्रश्न पूछा गया है 2 नंबर का, तो यहां पर आपको क्या करना है, करुण अथवा हास्य रस का स्थायी भाव लिखना है और परिभाषा लिखना है। तो किस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर देना है, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं आप सभी के लिए उपलब्ध कराता रहता हूं इस चैनल पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 7 खा, प्रश्न संख्या 7 खा के प्रश्नों का उत्तर मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिया है वीडियो के माध्यम से। आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उन्हें देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि आपको प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा में कॉपी किस तरीके से लिखनी है, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सकें। यदि आप लिखना सीख जाएंगे, यानी कॉपी लिखना जान जाएंगे, बोर्ड परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर लिखने का तरीका जान जाएंगे, तब आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा प्रश्न संख्या 8 का के अंतर्गत करुण रस का स्थायी भाव क्या है और परिभाषा क्या है। तो इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 8 का, प्रश्नोत्तर नंबर 8 का, और हेडिंग क्या रहेगी, करुण रस। हेडिंग क्या रहेगी, यहां पर अथवा नहीं डालेंगे। यदि हम हास्य रस डालते या हास्य रस की परिभाषा लिखते, जैसे कि यहां पर पूछा गया है करुण अथवा हास्य रस, तब यहां पर आपको हेडिंग डालना होता 8 का अथवा। लेकिन यहां पर हम क्या हेडिंग डालेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 8 का, और हेडिंग क्या रहेगी, करुण रस। हेडिंग क्या रहेगी, करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है, प्रिय व्यक्ति के पीड़ित या गत होने पर या इष्ट वस्तु वैभव आदि के नष्ट होने पर हृदय को जो क्षोभ या क्लेश होता है, उसी की व्यंजना से करुण रस की उत्पत्ति होती है। उसी की व्यंजना से किसकी उत्पत्ति होती है, करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो कुछ इस तरीके से आपको करुण रस का स्थायी भाव और परिभाषा लिख देनी है। आपको उदाहरण नहीं लिखना है, क्योंकि उदाहरण पूछा नहीं गया है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है, और प्रिय व्यक्ति के पीड़ित या गत होने पर, इष्ट वस्तु वैभव आदि के नष्ट होने पर, हृदय को जो क्षोभ या क्लेश होता है, जो दुख होता है, उसी की व्यंजना से करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। अगला प्रश्न पूछा गया है 8 खा के अंतर्गत उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। तो मैं आपको बताऊंगा रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है और उदाहरण क्या है, क्योंकि यह प्रश्न पूछा गया है 2 नंबर का। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 8 खा अथवा। क्या हेडिंग पड़ेगी, प्रश्नोत्तर नंबर 8 खा अथवा, और हेडिंग रहेगी रूपक अलंकार। हेडिंग क्या रहेगी, रूपक अलंकार। तो यहां पर आप देख सकते हैं परिभाषा, जहां उपमेय में उपमान का आरोप करके दोनों में अभेद कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान का आरोप करके दोनों में क्या कर दिया जाए, अभेद कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। और रूपक अलंकार का बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण है चरण कमल बंदो हरि राई। चरण
कमल बंदो हरिराई, यह सूरदास जी के द्वारा रचित पद है और इसकी व्याख्या से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैंने सभी महत्वपूर्ण पाठों के पद्यांशों की व्याख्या से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दिया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं, पूछा गया है सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। तो प्रश्न संख्या 8 के अंतर्गत जो पूछा गया है, सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए, तो मैं आपको इस प्रश्न के उत्तर में बताऊंगा सोरठा छंद की परिभाषा अथवा लक्षण क्या है और महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 8 का। इस तरीके से हेडिंग डालेंगे आप प्रश्नोत्तर नंबर 8 का और हेडिंग क्या रहेगी, सोरठा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित याद कर लें, क्योंकि रोला छंद की परिभाषा और उसका उदाहरण थोड़ा सा बड़ा है और आपको नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 ही मिलने वाले हैं। तो इसलिए आपको मैं सलाह देना चाहूंगा कि आप सोरठा छंद की परिभाषा और उदाहरण याद कर लें। तो किस तरीके से लिखेंगे आप सोरठा छंद की परिभाषा, इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे। यदि सोरठा छंद का लक्षण पूछा जाता है तो आप हेडिंग क्या डालेंगे, यहां पर परिभाषा के स्थान पर लक्षण लिखेंगे। और इस प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया है सोरठा छंद की परिभाषा, तो यह दोहे का उल्टा होता है। सोरठा जो होता है किसका उल्टा होता है, दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं, 11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। यहां पर मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बता दूं कि सोरठा में कितने चरण होते हैं और कौन से चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण है, जेहि सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो यहां पर आपको मैं जानकारी दे दूं कि जेहि सुमिरत सिद्धि होए यह पहला चरण है, गणनायक करिवर वदन यह दूसरा चरण है, करहु अनुग्रह सोए यह तीसरा चरण है और बुद्धि राशि शुभ गुण सदन यह चौथा चरण है। तो यहां पर आपको मात्राओं की गणना भी करनी होती है। तो जेहि सुमिरत सिद्धि होए, इस पंक्ति में या इस चरण में कितनी मात्राएं हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 मात्राएं हैं। सुमिरत में 1, 2, 3 और 4 और यहां पर 1 और 2, यहां पर 2 मात्राएं हैं, यहां पर 1 मात्रा है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो इस तरीके से बनता है इसे हम क्या कहते हैं, लघु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लघु कहते हैं। जो अंग्रेजी के यस अक्षर के समान बना हुआ है या बनाया जाता है, यहां पर इसे गुरु कहा जाता है। और जो इस तरीके से बनता है इसे लघु कहते हैं। इसकी कितनी मात्रा गिनी जाती है, 1 मात्रा गिनी जाती है। और ये जो गुरु है इसकी मात्राएं गिनी जाती हैं कितनी, 2। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जहां पर गुरु होगा वहां 2 मात्राएं मानी जाएंगी। तो यहां पर आइए देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 3 कितनी हो गई, 11 मात्राएं। कितनी मात्राएं निकल कर आ गई हैं, 11 मात्राएं निकल कर आ गई हैं। चलिए देखते हैं दूसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं, 1, 2, यहां पर 2 मात्राएं हैं इसलिए गुरु लिखा जाएगा, 1, 2 और यहां पर 1, 1, 1 और 1, यहां पर भी 1, 1 और 1। कुल कितनी मात्राएं हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11 और 2 कितनी हो गई, 13 मात्राएं। कितनी मात्राएं निकल कर आ गई हैं, 13 मात्राएं निकल कर आ गई हैं। चलिए तीसरे चरण में देख लेते हैं, करहु अनुग्रह सोए। यहां पर 1, 2, 3 और यहां पर 1 और यहां पर आधा अक्षर है इसलिए यहां पर गुरु लिखा जाएगा। यहां पर 1 और यहां पर 1, यहां पर 2 यानी गुरु लिखा जाएगा और यहां पर 1 मात्रा। कुल कितनी मात्राएं हो गई, 1, 2, 3,
4 और 2 6 7 8 और 3 कितनी हो गई? 11 मात्राएं हो गई। कितनी मात्राएं हो गई? 11 मात्राएं हो गई। चौथे चरण में देख लेते हैं यहां पर कितनी मात्राएं हो जाएंगी। यहां पर आधा अक्षर है इसलिए यहां पर गुरु लिखा जाएगा, यहां पर लघु हो जाएगा, यहां पर गुरु हो जाएगा और यहां पर लघु हो जाएगा। 1 2 3 4 और यहां पर 1 1 1। तो कुल कितनी मात्राएं हो गई? 2 और 1 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13 मात्राएं। तो आप उदाहरण के माध्यम से ही सोरठा छंद की परिभाषा याद कर सकते हैं। सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जेहि सुमिरत सिद्धि होए पहला चरण है, गणनायक करिवर वदन यह दूसरा चरण है, करहु अनुग्रह सोय यह तीसरा चरण है और बुद्धिरास शुभ गुण सदन यह कौन सा चरण है? चौथा चरण है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आप देख सकते हैं सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो पहले चरण में और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं? 11-11 मात्राएं हैं। आप देख सकते हैं पहला और तीसरा चरण एक समान है, यानी दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं? 11-11 मात्राएं हैं। और आगे लिखा हुआ है कि इसमें जो है दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी? 13-13 मात्राएं होती हैं। तो यहां पर आप देख लीजिए जो दूसरा चरण है गणनायक करिवर वदन यह दूसरा चरण है और चौथा कौन सा है? बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो यहां पर आप देख सकते हैं दूसरा चरण और चौथा चरण दोनों में कितनी मात्राएं हैं? 13-13 मात्राएं हैं। तो यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 9 का के अंतर्गत पूछा गया है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। यहां पर 6 उपसर्ग दिए गए हैं। आपको किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है जिसके लिए आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाएगा? यहां पर आप देख सकते हैं मैंने 3 शब्दों को चुन लिया है इस प्रश्न के दौरान, प्रति, उप और अभि। 3 शब्दों को मैंने इस प्रश्न के दौरान जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से चुन लिया है। कौन सा? प्रति, उप और अभि। इन उपसर्ग शब्दों से शब्द कैसे बनाया जाएगा? प्रति से क्या हो जाएगा? प्रति से हो जाएगा प्रतिदिन। क्या हो जाएगा? प्रतिदिन हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा इस तरीके से आपको लिखना है। ब्लैक पेन से नहीं लिखना है, यहां पर आपको ब्लू पेन से यानी नीले पेन से लिखना है। उप से क्या बन जाएगा? शब्द उपकार बन जाएगा। यह उप क्या है? यह उपसर्ग है। और कार क्या है? यह जो है उपसर्ग से जुड़ करके नए अर्थ में परिवर्तित हो गया है, शब्द उपकार हो गया है। अब इसे क्या हो जाएगा? अभिमान हो जाएगा। अब इसे क्या बन जाएगा? अभिमान बन जाएगा। और अगला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं 9 खा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग से एक एक शब्द बनाइए। यहां पर 4 प्रत्यय दिए गए हैं। आपको किन्हीं 2 का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना है जिसके लिए आपको यहां भी 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है। प्रश्नोत्तर नंबर 9 खा, आप दिए गए विकल्पों में से किसी भी प्रत्यय से एक एक शब्द बना सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने चुन लिया है पन, इक और ई। तो पन से क्या बन जाएगा? पन से बन जाएगा बचपन। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि जो उपसर्ग होते हैं वह किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो यहां पर आप ये चीज ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ता है किसी भी शब्द के और उसका अर्थ बदल देता है, और जो प्रत्यय होता है वह हमेशा पीछे को जुड़ता है। अर्थात यहां पर आप ध्यान दीजिएगा तो यहां पर पन लिखा हुआ है तो पन पीछे जुड़ा है, आगे जुड़ा नहीं है। इक से क्या हो जाएगा? वैदिक हो जाएगा। ई से क्या हो जाएगा? माननीय हो जाएगा, माननीय। ई से क्या बन जाएगा? शब्द माननीय शब्द बन जाएगा। अगला प्रश्न है 9गा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। तो यहां पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं।
आपको किन्हीं दो का समास विग्रह करना है और समास का नाम भी लिखना है और इस प्रश्न के उत्तर में आपको 2 नंबर मिल जाएंगे यदि आपका उत्तर सही होता है। तो यहां पर मैंने इन विकल्पों में से चुन रखा है। यहां आप देख सकते हैं पहला विकल्प चुना गया है, राधा कृष्ण में कौन सा समास है या राधा कृष्ण का समास विग्रह क्या हो जाएगा। तो राधा कृष्ण का समास विग्रह क्या हो जाएगा, प्रश्न में किस तरीके से पूछा गया है, किन्हीं दो का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। तो समास विग्रह कैसे करेंगे, राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण, यह हो जाएगा समास विग्रह और समास का नाम क्या हो जाएगा। यहां पर कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, आप ध्यान दीजिएगा। और अगला है चौराहा। तो चौराहा का समास विग्रह क्या हो जाएगा, 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह या समाहार, 4 राहों का समूह या समाहार। तो यहां पर इस जो है शब्द में कौन सा समास है, इसमें द्विगु समास है। कौन सा समास है, द्विगु समास है, आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 घ के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको किन्हीं दो के तत्सम रूप लिखना है। तो यहां पर आपको इस प्रश्न का उत्तर किस तरीके से देना है अपनी प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा में। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हेडिंग डालेंगे आप, प्रश्नोत्तर नंबर 9 घ, और यहां पर घर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, घर का तत्सम रूप हो जाएगा ग्रह। घर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। और मानुष का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। मानुष का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहां पर दिए गए हैं 4 विकल्प और आपको किन्हीं दो के 2-2 पर्यायवाची लिखने हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर 9 अंगा के अंतर्गत। और यहां पर कमल के पर्यायवाची और जंगल के 2-2 पर्यायवाची क्या होंगे, कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जलज पंकज, जलज, और क्या हो जाएगा, पंकज हो जाएगा। जलज पंकज ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं, कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। और अगला है जंगल, जंगल का पर्यायवाची क्या होगा, एक तो हो जाएगा वन और दूसरा जंगल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं विपिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विपिन माने भी जंगल होता है। प्रश्न संख्या 10 का के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको किन्हीं दो का संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिख देना है और इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी लाभ पहुंचता रहे। मेहनत और लगन के साथ अपनी बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहिए। जय हिंद।